हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटेड नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ मल्टीप्लायर के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इन दोनों पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं आज के लिमिटेशंस ऑफ द मल्टीप्लायर। तो जो भी मल्टीप्लायर का हमने सारा का सारा चैप्टर डिस्कस किया है, प्लस स्टैटिक मल्टीप्लायर की बात की, फिर हमने डायनामिक मल्टीप्लायर के बारे में भी देखा। लेकिन जो ये लिमिटेशंस हैं वो मेनली कंसेप्चुअल है आपकी स्टैटिक को रिलेटेड करते हुए, क्योंकि केन्स की जो थ्योरी है मल्टीप्लायर की उसको रिजेक्ट किया गया है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के द्वारा। अब ये बात आपको एज अ इकोनॉमिस्ट स्टूडेंट्स तो आपको पता होगी, जो भी अजम्पशंस ली जाती हैं थ्योरी में, जैसे कि मार्जिनल रेट ऑफ जो आपकी मनी है दैट रिमेन्स द कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स द कांस्टेंट। तो मतलब जो भी चीज़ें हम लोग लेते हैं ना, टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट रिमेन द कांस्टेंट कोई भी थ्योरी में। तो जस्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, तो वही उसके क्या बन जाते होते हैं, क्रिटिसिज्म बन जाते हैं। तो इसी तरीके से जो मल्टीप्लायर का प्रिंसिपल भी है वो बहुत सारी अजम्पशन पे बेस हुआ है। तो अजम्पशन ही एक तरीके की उसकी क्या है, लिमिटेशन बन जाएगी, क्योंकि ऐसी कुछ अजम्पशंस है जो अनरियलिस्टिक होती है, हम लोग मान ही नहीं सकते। तो फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कितनी अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, उस पर भी हमारा जो मल्टीप्लायर का इफेक्ट है वो हमें पता लगता है कि कितना इफेक्टिव हो सकता है। देन द मल्टीप्लायर इज इफेक्टिव ओनली इफ द कंज्यूमर गुड्स आर अवेलेबल इन द कंट्री। तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट है जो वो इफेक्टिव तभी हो सकता है जब आपकी इकोनॉमी में, आपकी कंट्री में कंज्यूमर जो गुड्स हैं वो अवेलेबल होगी। अगर मतलब अवेलेबिलिटी ही नहीं है उस चीज़ की, तो हम कहाँ पे कंजप्शन करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कहाँ आगे लेके जाएंगे। इसी वजह से अगर तो वो एडिक्वेट क्वांटिटी है तो लोग अपनी इनकम को क्या करेंगे, उन गुड्स को खरीदने के लिए स्पेंड कर देंगे। लेकिन वैसे ही अगर कंज्यूमर गुड्स आपको अवेलेबल ही नहीं है सफिशेंट क्वांटिटी में जितनी कि कंज्यूमर को चाहिए, तो कंज्यूमर क्या है, अपनी मनी को, जो अपनी इनकम है जो उसकी इंक्रीज हुई है, उसको स्पेंड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स को लेने के लिए। इसी वजह से जो यहाँ पे आपका मल्टीप्लायर का इफेक्ट है वो क्या है, कम होना शुरू हो जाता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। कॉन्सिक्वेंटली जो इनकम प्रोपेगेशन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। मतलब हम मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट की, उससे जहाँ आपकी इनकम है मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई। अब जब हमने कंजप्शन ही नहीं की आगे, तो इनकम जो आपकी इंक्रीज होती जा रही थी, उसका प्रोपेगेशन लेवल था वो अब क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज मल्टीप्लायर पीरियड। अब क्या क्या पीरियड्स हो सकता है, हमने बताया ही था कि केन्स ने एक स्टैटिक मल्टीप्लायर की बात की है। उसने बीच में आने वाला जो समय है, जो टाइम लैग्स आते हैं, उसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया। तो यही इस चीज़ का क्या है, क्रिटिसिज्म हो जाता है। व्हेन इनकम इंक्रीजेज ड्यू टू इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर डज नॉट बिकम ऑपरेटिव इमीडिएटली। कि हमारी इनकम बढ़ने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लैग्स लगते हैं, एकदम से इनकम नहीं बढ़ जाती कि अभी हमने इन्वेस्टमेंट की और आगे चल के हमारी इनकम बढ़ गई। इसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लैग होते हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है। कंज्यूमर अपनी जो इनकम है उसका पार्ट है, ठीक है, वो इमीडिएटली स्पेंड नहीं कर देता। जैसे ही हमारे पास पैसा आया, ज़रूरी नहीं हम इमीडिएटली उसको क्या करें, आगे स्पेंडिंग कर दे और वो किसी की इनकम बन जाए। उनके बीच में टाइम लैग देखा जाता है कि कब जाके इनकम हमारे पास आई, कब जाके हमने उसको आगे यूज़ किया, उसका एक्सपेंडिचर किया। तो ये टाइम लैग थोड़े समय का भी हो सकता है और लंबे समय का भी हो सकता है। अगर तो टाइम लैग क्या है, बहुत शॉर्ट है, कि अभी हमने क्या किया, इन्वेस्ट की, इनकम जनरेट हुई, आगे फिर से उसको एक्सपेंडिचर कर दिया, मतलब टाइम लैग क्या है, शॉर्ट है, तब मल्टीप्लायर का इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम लैग्स कम आ रहे हैं। जल्दी जल्दी से हम क्या करते जा रहे हैं, आगे की आगे एक्सपेंडिचर करते जा रहे हैं, जिससे इनकम का लेवल और भी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर टाइम लैग बहुत बड़ा है तो इफेक्ट जो है मल्टीप्लायर का वो बहुत कम होगा। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखी है, जस्ट आपकी अवेलेबिलिटी के लिए, जो कि समझ आ जाए कि किस तरीके से इन्होंने लिया है। सपोज करो कि आगे अगर एमपीसी आपका कितना दे रखा है, 2/3, और टाइम लैग कितना है, बीच में समय कितने का लग रहा है, 3 महीने का समय लग रहा है। अभी आपने किसी चीज़ को मतलब स्पेंड किया किसी चीज़ पे, ठीक है, आगे चल के उसको जो किसी पर्सन की इनकम बनने वाली है, वो गैप पीरियड आपका 3 मंथ्स का हो गया। तो उसमें क्या है,
बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। देन देयर विल बी 34 टाइम लैग्स, या आपको 8.5 ईयर्स लग सकते हैं इनकम का इफेक्ट देखने। ये जस्ट आपकी एग्जाम्पल है, हम लोग यहाँ पे ना ही कोई बात की है कि इन्वेस्टमेंट कितने रुपीज़ की गई है, कंजप्शन जस्ट इन्होंने बता दिया कि हम लोग यहाँ से मल्टीप्लायर की जस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से। 1/1 माइनस MPC होता था, डेट इज़ 2/3, 1/1/3 आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लायर कितना आया, 3 का आया, जो कि काफ़ी अच्छा है। दैट मीन्स आपने जो सेविंग की है बच्चे वो 33.3% के लगभग कुछ की है, ठीक है। और कंजप्शन का जो लेवल है वो 66 पॉइंट समथिंग है, तो कंजप्शन आपने ज़्यादा की है, उस तरीके से देखा गया है। लेकिन इनकम का इफेक्ट हमें कब देखने को मिला, 8.5 ईयर्स के बाद में, क्योंकि टाइम लैग ही इतना आ गया, बीच में 3 मंथ का टाइम गैप आ गया, तो केन्स ने कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी टाइम लैग को। लेकिन आगे चल के जो हमने देखा डायनेमिक कंसेप्ट है जो केन्सियन पोस्ट केन्सियन इकोनॉमी से, उन्होंने ये बताया कि मल्टीप्लायर के इफेक्ट में आपके टाइम लैग की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देख ही लिया। 3 मंथ्स का गैप आने की वजह से जो आपकी फाइनल इनकम है वो 8 साढ़े 8 सालों के बाद में उसका इफेक्ट देखने को मिला है। थर्ड पॉइंट इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब ये केन्स के द्वारा अजप्शन ली गई थी कि मल्टीप्लायर का जो इफेक्ट है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट का जब तक लेवल अचीव नहीं होता वो आपको तब भी देखने को मिलता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में या लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की। जो मल्टीप्लायर का आपका वर्किंग है वो बेस होती है अजप्शन ऑफ द लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो आपके इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आता है, जिस वजह से क्या है आउटपुट में, एम्प्लॉयमेंट में और इनकम में भी इंक्रीज होता है, ये पॉसिबल हो सकता है जब नेचुरल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं जो इकोनॉमी के, वो जब अच्छे तरीके से आप लोग यूज़ नहीं करवा पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि कोई ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो ज़्यादातर क्या पड़े हैं, अनएम्प्लॉयड पड़े हैं। तभी हम लोग देखते हैं ना आगे के आगे हम लोग कंजप्शन करवाते जाते हैं, वो किसी की इनकम बनते हैं। अब फुल एम्प्लॉयमेंट अगर इकोनॉमी में आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में बच्चे क्या होता है कि सभी के पास एम्प्लॉयमेंट है, सभी के पास इतनी इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, तो वो इंक्रीजेबिलिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता वहाँ पे। इफ़ देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, नो अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट वट एवर बी द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लायर का साइज कुछ भी हो, हमारी एम्प्लॉयमेंट में, हमारी इन्वेस्टमेंट में, इनकम में कोई अमाउंट का इंक्रीज नहीं आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे। इसी वजह से जो मल्टीप्लायर है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपका लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट की लेवल पे। इन दिस सिचुएशन प्राइजेस अलोन विल इंक्रीज, कुछ और नहीं बढ़ेगा फुल एम्प्लॉयमेंट में, जस्ट आपके प्राइजेस ही बढ़ेंगी। फोर्थ कंडीशन है आपकी स्टडी फ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। So in order to maintain the effect of multiplier, it is necessary that the sequence of investment must continue. क्लियर है कि अगर आपने मल्टीप्लायर के इफेक्ट को चलते रहने देना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को कॉन्टीन्यूसली करते रहना चाहिए। इफ़ अगर इन्वेस्टमेंट आप लोग कॉन्टीन्यूसली नहीं करते तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से आपकी जो इनकम है एक बार ही बढ़ेगी, उसके बाद अपनी पोजीशन पे दोबारा से वापस आ जाएगी। इसीलिए अगर मल्टीप्लायर के इफेक्ट को आपने बनाए रखना है, मेंटेन करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट के बार बार डोसेस देने पड़ेंगे इकोनॉमी को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेट इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। In the view of Keynes, spending also refers to that expenditure as a result of which there can be increase in the stock of goods. केन्स के अकॉर्डिंग स्पेंडिंग का मतलब ये भी होता है कि ऐसा खर्चा करना जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो स्टॉक होता है वो बढ़ सकता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम लोग ये कह रहे थे कि आपका जो मेंटेनेंस है, ठीक है, नेट जो इंक्रीज है एक्सपेंडिचर में, तो केन्स का व्यू क्या था कि स्पेंडिंग का मतलब ये भी होता है ऐसा खर्चा करना जिससे जो गुड्स का स्टॉक है वो बढ़ता जाए। दैट इज नेट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज पॉसिबल इन मोर देन वन वे, कि आपको जो खर्चा है वो एक या दूसरे तरीके से बढ़ता जा रहा है। एग्जाम्पल क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कई बार टैक्सेस को रिड्यूस कर देती हैं गुड्स पे,
या फिर क्या है अपने खर्चे को बढ़ा देती है, पब्लिक वर्क्स करना शुरू कर देती है, जिस वजह से क्या होता है या टैक्स स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देती है इन सच अ वेज एज टू डिस्करेज द आइडल सेविंग एंड इनकरेज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि लोग कम से कम सेव करें और अपना पैसा कंजप्शन पे लगाएं, जिस वजह से गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। कई बार टैक्सेस को रिडक्शन किया जाता है ताकि हम लोग कंजप्शन और ज़्यादा कर सकें, या खर्चा करती है गवर्नमेंट हमारे सोशल वेलफेयर पे, कोई पब्लिक वर्क्स करने पे, जिस तरीके से लोगों के पास में इनकम बचनी शुरू हो जाती है और वो आगे इसको कंजप्शन में लेके आते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज नेट इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। जो फुल मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो आपको तब देखने को मिलती है जब वहाँ पे पूरे तरीके से इन्वेस्टमेंट लगी हो, नेट इंक्रीज आया हो इन्वेस्टमेंट में। इसका मतलब ये होता है that investment in one sector should not be offset by the disinvestment in some other sector। अब ये नहीं है एक सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, दूसरे सेक्टर से आपने इन्वेस्टमेंट को निकाल दिया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ शेयर्स को बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, तो उस तरीके से ये ऑफसेट नहीं होना चाहिए। हर क्षेत्र क्या है अलग अलग होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस इफ इंक्रीज इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज अकम्पनाइड बाय अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देन द मल्टीप्लायर विल नॉट वर्क आउट। अगर हम लोग इसी चीज़ को अकम्पनाई करने की कोशिश करते हैं कि चलो एक सेक्टर में आपने बढ़ा दिया, दूसरे सेक्टर में आपने कम कर दिया, तो इस तरीके से अगर ऐसा आपको इफेक्ट देखने को मिलता है तो वहाँ पे मल्टीप्लायर आपका काम नहीं करेगा। अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आया और दूसरी तरफ ही आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिक्रीज करने की कोशिश की है तो मल्टीप्लायर वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो पूर्ण तरीके से जो इंक्रीज आना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट में। सेवंथ इज द ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। जो मल्टीप्लायर का साइज है, अब इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या कारण है कि हम लोग पैसे को स्पेंड करवा रहे हैं, क्या चाहिए हमें, प्रॉफिट चाहिए या वेलफेयर की ओर लगाया जा रहा है। तो मल्टीप्लायर का साइज डिपेंड करता है आपकी इंड्यूस्ड एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट पे भी। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा था क्या होता था कि जो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि सिर्फ प्रॉफिट या इनकम को बढ़ाने के लिए की जाती है, प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है, वहाँ पे ऑफकोर्स है कि मल्टीप्लायर का साइज क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट जितना आता जा रहा है, एक प्राइवेट कंपनी है वो अगर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करती जा रही है, इसका मतलब ये है कि वो आगे ही आगे अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करती जा रही है, तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा। और हिक्स ने इसको नाम क्या दिया है, सुपर मल्टीप्लायर। लेकिन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कोई भी प्रॉफिट मोटिव की वजह से नहीं की जाती, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट करती है और वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ये नहीं होता कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी मल्टीप्लायर की वो कम होगी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। एट्थ इज द क्लोज्ड इकोनॉमी। जो इम्पैक्ट है मल्टीप्लायर का वो किस पे बेस किया गया है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी पे बेस है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, जिस पे फॉरेन ट्रेड का कोई असर नहीं पड़ता। इफ़ देयर आर एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं हमारी कंट्री में, तो जो भी खर्चा किया जा रहा है इंपोर्ट पे, हमने ये लीकेजेस में पढ़ा था, लीकेजेस ऑफ द मल्टीप्लायर में, कि इंपोर्ट्स अगर होते हैं, इंपोर्ट्स का मतलब क्या है कि हम अपना पैसा बाहर की तरफ भेज रहे हैं, अपनी कंट्री में कंजप्शन गुड्स पे नहीं लगा रहे, दैट इज़ अ लीकेज। तो इस रिजल्ट में क्या होगा, जहाँ तक आपकी इनकम इकोनॉमी की कंसर्न है वो बढ़ने की बजाय क्या होगी, डिमिनिशेस होना शुरू कर देगी। तो एक्सपेंडिचर जो भी इंपोर्ट पे होता है वो आपकी एमपीसी को रिड्यूस कर देता है और मल्टीप्लायर पे एडवर्स इफेक्ट डालता है। नाइन्थ इज द कांस्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और अडॉप्शन क्या ली गई थी मल्टीप्लायर की, कि आपके जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। जो चेंज है एमपीसी में वो ही चेंज आपको मल्टीप्लायर में देखने को मिलता है। अगर आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लो है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या होगी, लो होगी। हैंस जो कांस्टेंट वैल्यू है मल्टीप्लायर की वो तब तक हमें मतलब तब पता लग सकती है अगर हमारा एमपीसी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। 10th पॉइंट इज इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। मल्टीप्लायर ज़्यादा इफेक्टिव अब कब कहाँ पे होती है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में ज़्यादा होती है। ये कम इफेक्टिव होती है आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में। इसके पीछे कारण क्या है कि इनकम इलास्टिसिटी जो डिमांड की होती है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होती है। अब ये सिंपल सा तरीका है, एग्रीकल्चर है जो बच्चे आपका, उसकी प्रोडक्शन करने से लेके मार्केट में आने तक
बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड का गैप होता है। लेकिन इंडस्ट्रियल गुड बहुत जल्दी तरीके से गुड्स की प्रोडक्शन करती है, एक तो ये कारण है। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर आपकी ज़्यादातर मॉनसून पे डिपेंड करती है, लेकिन इंडस्ट्रियल गुड में मॉनसून का कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। वो एक वर्कर्स की स्किल पे, ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा वो डिपेंड करती है, जिस वजह से जो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की वो ज़्यादा होती है एग्रीकल्चर गुड्स से। ऑल्सो जो सप्लाई है वो आज डिमांड की सप्लाई बहुत क्विकली हो जाती है इंडस्ट्री में, और एग्रीकल्चर में बहुत टाइम लग जाता है। बिकॉज इंडस्ट्रियल आउटपुट इज़ मच लेस कंस्ट्रेंड बाय द लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत कम उसमें रुकावटें आती हैं फैक्टर्स को लेते हुए। लेकिन एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ जाती हैं लैंड से रिलेटेड लेते हुए। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में मल्टीप्लायर का इफेक्ट क्या है, बहुत अच्छा देखा जाता है। 11th इज द सरप्लस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। When initial investment increase, income also increase and increase in income leads to increase in consumption. जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाती है उससे इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने से आपकी कंजप्शन बढ़ जाती है। लेकिन कंजप्शन विल इंक्रीज ओनली व्हेन देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। आपकी कंजप्शन तभी बढ़ेगी जब आपके पास कुछ प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या हो, सरप्लस हो। सरप्लस का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो सप्लाई है गुड्स की वो बहुत कम समय के अंदर अंदर होती जाए, ताकि लोगों की डिमांड पे कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े। तो इट इज़ ओनली देन that the supply of goods in the short period would increase according to the demand. अगर तो सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है तो आपकी एमपीसी क्या हो जाएगी, कम। आज मैंने डिमांड की लेकिन मुझे वो चीज़ मिल ही नहीं रही तो मैं क्यों खरीदूंगी, इसका मतलब वहाँ पे आपकी कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जिस वजह से मल्टीप्लायर का बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलेगा। 12th है पॉइंट आपका, अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। मल्टीप्लायर इफेक्ट तब इफेक्टिव होता है जब आपकी सप्लाई क्या हो कंज्यूमर गुड्स की बहुत ज़्यादा हो, बिसाइड्स लेबरर्स अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। पहले तो ये है कि सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए आपकी कंज्यूमर गुड्स की। अगर ऐसे फैक्टर्स की एब्सेंस है तो प्रोडक्शन क्या है, लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है, एंड इनकम का इफेक्ट वहाँ पे लिमिटेड हो जाएगा मल्टीप्लायर कोफिशिएंट से रिलेट करते हुए। 13th पॉइंट इज नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनदर एजम्पशन मल्टीप्लायर की क्या थी, इज दैट ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम देयर शुड बी नॉट मच चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। जो चेंज है आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, उससे क्या होता है आपकी एमपीसी पे भी इफेक्ट पड़ता है, जो कि हमने पढ़ा भी था कि अगर शेयर होल्डर्स हैं वो अपना प्रॉफिट क्या है, उनको प्रॉफिट अच्छे इक्वल तरीके से नहीं मिल पा रहा तो एमपीसी क्या होगी, कम होती जाएगी। क्योंकि जो आपके ऊपर एम्प्लॉयर्स बैठे होंगे वो क्या करते हैं, वो कुछ हिस्सा सेव करने की कोशिश करते हैं। सेविंग्स इतनी ज़्यादा करेंगे मल्टीप्लायर का इफेक्ट उतना कम होगा। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एमपीसी भी चेंज होना शुरू हो जाता है। इस सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मल्टीप्लायर का इफेक्ट कितना पड़ेगा। 14th इज नो चेंज इन द प्राइजेस। कोई प्राइस जो गुड्स के हैं उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट कम हो जाएगा। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि प्राइस ज़्यादा अगर किसी चीज़ का हो जाता है, इसका मतलब पहले मैं उसी गुड्स को ख़रीदने के लिए मेरे कम पैसे लग रहे थे, अब उसी सेम अमाउंट गुड्स को ख़रीदने के लिए ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी और बाकी सारे को मौका ही नहीं मिलेगा और कोई कंजप्शन एक्सपेंडिचर आप लोग करोगे ही नहीं, तो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट कम हो जाता है। 15th इज एक्सेलरेशन इफेक्ट इज इग्नोर्ड। तो मल्टीप्लायर हाइपोथेसिस ने इग्नोर कर दिया कंजप्शन के इफेक्ट को इन्वेस्टमेंट की वजह से। अच्छा, एक्सेलरेशन की प्रोसेस क्या होती है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज है किस तरीके से आ रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द कंजप्शन के चेंज आने से। लेकिन यहाँ पे तो कंजप्शन को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ने उस चीज़ को इग्नोर किया है। बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन इफेक्ट जो वैल्यू है मल्टीप्लायर का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोर देन द अदरवाइज। लेकिन उस चीज़ को केन्स ने इस थ्योरी में इग्नोर करके रख दिया, तो एक्सेलरेशन का इफेक्ट आपका इग्नोर हो गया। ये थे राजे आपके लिमिटेशंस है मल्टीप्लायर के। नेक्स्ट वीडियो में आगे उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।